नमस्ते, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं बिहार विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। चुनावों की तारीखें सबके सामने हैं और अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल चेहरा उस जद्दोजहद में और अग्रेशन के साथ जुट चुका है और ताकत के साथ जुट चुका है। एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहा है कि इन चुनावों से पहले वो जनता की नब्ज को टटोल पाए। चाहे बात आप एनडीए की कर लीजिए, महागठबंधन की कर लीजिए, सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान तेज है। एनडीए में जहां सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के अपने अपने दावे हैं, जिसमें सीटों को लेकर जेडीयू बड़ा भाई बनकर रहना चाहता है, तो वहीं चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी, रामविलास जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी डिमांड कर रही है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अब तारीखों के ऐलान के बाद गति बहुत आ गई है। मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज है। दोनों ही खेमों में जबरदस्त हलचल है। जहां एनडीए जो कि सत्ता में है, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है, वो ये मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहा है कि ऑल इज वेल, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कई ऐसे विषय हैं जिस पर चीजें लगातार बढ़ भी रही हैं आगे। कुछ जगहों पर बात बन भी रही है, कुछ जगहों पर चीजें बहुत ढीली सी भी पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें आप देखिए मुलाकातों का सिलसिला, कितनी सीटें किसे। तेजस्वी यादव के आवास पर भी सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन मीटिंग्स हुई। सीट बंटवारे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आरजेडी पिछले चुनावों की तरह इस बार भी 145 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन के बाकी साथी है वो अंदर खाने इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको भी मिलनी चाहिए। सहनी साहब भी कह रहे हैं मुझे तो चाहिए 40 सीटें, क्योंकि हमारा ग्राउंड पर इतना माहौल बना हुआ है। अब ये जद्दोजहद जो चल रही है, इसी को लेकर करेंगे एक बड़ी डिबेट, करेंगे सार्थक चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव का बिगुल बजते ही एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी मंथन का दौर जारी है। सीटों को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के अपने दावे हैं, जिसमें सीटों को लेकर जेडीयू बड़ा भाई बनकर रहना चाहती है, तो वहीं चिराग पासवान की नेतृत्व वाली एलजेपी, रामविलास जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी अपनी डिमांड है। चिराग की पार्टी 45 से 54 सीटों की डिमांड कर रही है। एलजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से मुलाकात की, लेकिन कितने सीटों पर सहमति बनी है, ये जानकारी सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान 2 से 3 दिनों में कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार में निष्पक्षता का परिचय, जिस तरह से माहौल बनाया गया था, उस माहौल को शांत करने में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और हम सबको जनता के अदालत में जाना है और चुनाव आयोग ने समय दिया है, तो उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर एनडीए की जीत होगी। एनडीए में हम लोग सब लोग हैं, लगे हुए हैं, पूरे ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। और हमने जो काम किया, हमारे पास जो नेता हैं, सब मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदर्शन है 2010 से ज्यादा रहेगा। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जारी है। तेजस्वी के आवास पर सीट शेयरिंग के फार्मूले पर मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर और विपक्ष की ओर से सीएम फेस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आरजेडी पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी 145 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस नंबर से ज्यादा विनिंग सीट पर फोकस कर रही है। लेफ्ट और जेएमएम के अपनी डिमांड है, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 20 सीटें दी जा रही हैं। वहीं मुकेश 40 सीट और डिप्टी सीएम के चेहरे की डिमांड कर रहे हैं, जिससे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कई गांठें हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से इस तैयारी में जुट गई थी और आपने देखा होगा कि हम लोगों का बूथ लेवल, विलेज लेवल वर्कर से लेके राज्य के सभी नेता, देश भर के जो हम लोगों के सम्मान्य नेता है, राहुल गांधी जी का यहाँ 2 सप्ताह तक SIR के खिलाफ दौरा हुआ, जिसमें भरपूर समर्थन मिला। प्रियंका जी का मोतिहारी में बड़ी रैली हुई। उसके बाद
कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी यहाँ बैठ के मीटिंग की और सारे रणनीति बनाए गए। बिहार चुनावी समर में जहां एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर फार्मूला तय है, तो वहीं सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीटों के लिए अपनी अपनी मांग पर अड़ी हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी के खेमे में जिताऊ सीट पर कांग्रेस लिस्ट लेकर खड़ी है। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर सपना पाले हुए हैं। ऐसे में दोनों तरफ सीट शेयरिंग पर फाइनल फिगर तय करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो माहौल तो बनता हुआ लगातार बिहार में आप महसूस कर ही रहे होंगे। मेरे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से तारू अपने गेस्ट का करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जाने माने प्रवक्ता भूपेंद्र यादव साहब है। भूपेंद्र सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता, सीनियर मोस्ट प्रवक्ताओं में शुमार प्रोफेसर रंजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत सर, नमस्ते करता हूं आपको। और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बादशाह आलम साहब जुड़ चुके हैं। आलम साहब, आपका इस्तकबाल भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर 5 की पड़ताल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ आपसे कुछ ही देर में मयंक सिन्हा भी जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जेडीयू के। मैं शुरुआत आलम साहब आपके साथ ही कर रहा हूं। आलम साहब, अब मैं एक एक 2-2 मिनट आप तीनों को दूंगा शुरुआत में, ताकि आपकी ओपनिंग एक आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं डेट्स आने के बाद लगातार अग्रेशन तो हर एक दल में है। 145 सीट्स चाहिए आरजेडी को। ये अंदर खाने आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको लगता है, बाहर तो छोड़िए, आपके जो साथ में पार्टीज हैं, जो आपका महागठबंधन है, जो आपका बड़ा परिवार है, उसके लिए ठीक है, ये उनके लिए न्याय है? नहीं, देखिए, अब आप जैसे 145 बता रहे हैं, जाहिर है कि अब 145 का फिगर तो आपको पता नहीं कहां से मिला है। हम तो इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते अभी 1-2 दिन पहले। लेकिन जो है, ज्यादा आरजेडी चुनाव लड़े पिछले साल की तरह 2 इलेक्शन हुआ तो हमारे। रंजीत सर, मैं आपके पास आ गया। रंजीत सर, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अमूमन जब जब इलेक्शंस होते हैं, आप सब लोग बैठते हैं, आपके साथ आपके और साथी होते हैं, हर बार इसी तरह के आरोप क्यों लगते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस को चाहिए ज्यादा सीटें, कांग्रेस को चाहिए ज्यादा सीटें? और इस बार बिहार में कांग्रेस अपनी स्थिति को कितनी मजबूत पा रही है सर? देखिए, कांग्रेस के बारे में कोई ऐसी बात इस बार नहीं है कि ज्यादा चाहिए कम चाहिए। जब महागठबंधन हुआ है, अलग अलग दल हैं, तो सभी दल के लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और बिल्कुल सकारात्मक दिशा में हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द आपको सीटों की घोषणा मिल जाएगी। रही बात यह कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो वो हम लोग एक यूनिट के रूप में लड़ रहे हैं। जहां जो मजबूत होंगे, जहां जिस दल का प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होगा, वो कोशिश हो रही है कि वो सीट वही पार्टी लड़े, ताकि ओवरऑल रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए कोई विवाद नहीं है, बहुत ही अच्छे संतुलन के साथ। आपने जैसे वोटर अधिकार यात्रा में देखा था कि हमारे नेताओं के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, वही आपको यहां भी देखने को मिलेगा। और कहीं कोई तकरार नहीं है, बहुत अच्छा तालमेल है और जिस सीट पर जो पार्टी जीतने की स्थिति में है, वो वही क्लेम करेगी। फाइनल रिजल्ट यही रहने वाला है। ठीक है, आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया मिस्टर सर। आई कम बैक टू यू। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ गया। भूपेंद्र जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, देखिए अभी तो सोशल मीडिया हो, मीडिया और जगह ये भी डिबेट चल रही है, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। चलिए, मुंह में सवाल नहीं पूछता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एनडीए में ऑल इज वेल? क्योंकि एनडीए में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जेडीयू है या बीजेपी है। फिर हम एकदम से आंख उठा के देखते हैं तो चिराग पासवान जी, जो कि मोदी जी, वो बताते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, वो भी नजर आते हैं। वो सरकार में रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा चुके हैं। सम्राट चौधरी भी उठा चुके हैं। अब फिर हमें नजर आ जाते हैं मांझी साहब, जो कि बाहर निकलकर बहुत सारी चीजें कहते हैं। ऑल इज वेल इन एनडीए? क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके ऊपर तो ज्यादा नजर है सबकी। जी, ऐसा है रोहित जी। मैं सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। एकदम बात सही आपने कहा रोहित जी कि हमारे यहाँ 100% ऑल इन वेल है, नो डाउट। हमारे यहाँ अभी बैठक चल रही है, कल से परसों तक एकदम डिसाइड होकर के आपके स्क्रीन चैनल पर कल से तैरता हुआ मिलेगा रोहित जी कि एनडीए गठबंधन का हमारा दूल्हा तो ऑलरेडी चुना हुआ है। ये सब कुछ तैयार है, सिर्फ हम लोग जो है ना समर में जाकर के एकदम तैयारी पूरा कर लिए हैं और पूरी तरह से कल से परसों में डिसाइड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। और रही बात हमारे एनडी गठबंधन का, तो एनडी गठबंधन का तो अभी तक दूल्हे नहीं चुने हैं ये लोग बिना मेल के भी पट्टी पर सैलून के लिए चल रहा है। रे भाई, तेजस्वी जी अपने तक कहते हैं कि हम दूल्हा अपने मौड़ी पहन लिए, इनको कोई मानना नहीं चाह रहा है। बिहार के अंदर में कांग्रेस कहती है कि तेजस्वी लगड़ा घोड़ा है, हम लगड़ा घोड़ा पर सवारी नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी
वो आते हैं कोई SIR के झुंझुना लेकर के बिहार के अंदर में। ये हमारा बिहार का देन है कि 1700 किलोमीटर रोहित जी 13 दिन में जो है ना राहुल गांधी जो है ना घूम फिर के चले आए। शायद यदि लालू जी की सरकार होती तो इतना दिन में इनको जानते हैं राहुल गांधी जी को किडनैप करके बालू के रेत पर लोग बांध देता बिहार का किडनैपर। लेकिन बात बनाइए कि एनडीए का सुशासन है कि राहुल गांधी जी रात भर रोड पर चलते रहे और 13 दिन में 17,000 किलोमीटर एकदम सुंदर सड़क का यात्रा करते हुए बिहार के पटना की धरती पर पहुंचे। तो ये सौभाग्य है पूरे बिहार की आम आवाम, पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब जनता एनडीए में विश्वास करती है। रोहित जी, ये लोग बिहार को दर्द दिया, ये लोग दावा देने का काम नहीं किया है दोनों पार्टी। ये जो देखिए ये हमारे कांग्रेस के भाई 35 साल शासन के ये बिहार की धरती पर और आपने 2 मिनट नॉन स्टॉप बोला। भूपेंद्र जी, वो तो जब यात्रा निकाल रहे थे तो कहा नहीं था तेजस्वी ने कि आई बी द सीएम, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, राहुल जी को लोकसभा चुनाव में बनाएंगे प्रधानमंत्री? तो आप देखेंगे कि जैसे पूछा कि भाई बिहार का सीएम तो राहुल गांधी जी मुड़ी घुमा दिए उत्तर मारे। वो कहे कि अभी नहीं, बिहार की जनता तय करेगा। इनको दूल्हा जब नहीं चुना रहा है तो पार्टी में तो इतना नत्था कड़ा है मेरे भाई। ये लोग दोनों पार्टी इंडी गठबंधन में जानते हैं एकदम जो है ना हो रहा है। ये लोग पूरी तरह से देखिएगा, आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ जी कि कांग्रेस जो है ना इनको दुल्हा नहीं चुनेगी, इनकी गठबंधन टूटना तय है। अच्छा, चलिए आपका ओपनिंग आ गया। अगर बादशाह आलम साहब का ऑडियो ठीक हो गया हो तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। बादशाह आलम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज अपनी आवाज मुझे भी सुना दीजिए। आ रही एकदम क्लियर, आपकी आवाज भी क्रिस्टल क्लियर आ गई। बादशाह साहब प्लीज मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि मैं तो लगातार इन चीजों पर डिबेट करता रहा तो मुझे तो आरजेडी की तरफ से पहले एक तारीख भी दी गई थी। आप पूछ रहे थे ना 145 सीटें, चलिए ये छोड़ देते हैं। मुझे तो ये तारीख भी दी थी कि 15 सितंबर तक सारे सीट शेयरिंग का सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब देखिए कितना निकल गया आगे। बस एक दो दिन, अभी तो कल ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है ना, 1-2 दिन में तय कर लेंगे। हमारे में कोई इस तरह का जो है सीट शेयरिंग के कोई मामला ही नहीं। हम लोग हमेशा 243 की बात कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग 243 मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। अब रही जो आप जो पूछना चाह रहे हैं जो चीज को, तो हमारे यहाँ दूल्हा भी है और बारात भी जाएगी 14 तारीख को। और इसमें भूपेंद्र भाई को भी हम इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे भोज के लिए। तो भूपेंद्र भाई जो परेशान हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ दूल्हा भी है, हमारे यहाँ महागठबंधन में नेता भी बहुत है। ये अपने भूपेंद्र भाई ये बता दें कि इस वक्त जो है आरजेडी में तो नेता ये ढूंढ रहे हैं, बीजेपी में इनका कौन नेता है बिहार के अंदर? एक जिस घोड़े के ऊपर ये सवार हो के आप बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो उस घोड़े की हालत आप देख ही रहे हैं। वो अचेत है कि सचेत है, कुछ पता नहीं, बिल्कुल ही गायब है। लेकिन आलम साहब ये तो कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन का धर्म निभाते हैं। पिछली बार भी हमको ज्यादा सीटें मिली थी, तब भी हमने सीएम नीतीश कुमार को बनाया। इस बार का भी वादा वही है, फेस है नीतीश कुमार का, विजन है नरेंद्र मोदी का। ये तो इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये जहां भी जिस घोड़े पर सवारी करते हैं वो उसको नहीं बनाते चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र में देख लिया आपने, शिंदे जी के साथ क्या किया इन लोगों ने। तो यहाँ भी ये नेता तो इनके पास कोई है नहीं, लेकिन ये उस पर बात ये नहीं करेंगे। ये महागठबंधन में कौन चेहरा होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन पीएम बनेगा दिल्ली में। अरे आप 20 साल से सरकार में हैं, मुद्दों की बात करो। अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, सीट शेयरिंग भी आपके यहाँ भी हो जाएगी, हमारे यहाँ भी हो जाएगी। लेकिन ये 20 साल से जो सरकार वहां आप चला रहे हैं और आप बिहार की जनता त्रस्त है, वो बदलाव चाह रही है। और इंशाल्लाह 14 तारीख को आप बिहार में बदलाव देखेंगे। ठीक है आलम साहब, लेकिन अभी उन्होंने कहा ना कि अभी देखिए राहुल गांधी जी भी आए थे, इंडिया ब्लॉक की पूरी यात्रा निकली, फिर तेजस्वी जी ने यात्रा निकाली। उन्होंने कहा ये हमारा ही सुशासन है 20 सालों का, कि रोड भी मिल रही है, नेटवर्क इतना मिल गया है, कनेक्टिविटी मिल गई है, लॉ एंड ऑर्डर मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर भी इन्होंने 20 साल में प्रोवाइड कर दिया, लोगों को रोजगार भी दे दिया है, सड़कें बना दी, पुल गिरवा दिया। शराबबंदी तो है, चीजें तो ये बता नहीं रहे हैं ये कि इस वक्त बिहार का क्या हालात है। अभी इलेक्शन कमीशन ने ही अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 जिलों में नाव के थ्रू हमारे बीएलओ जाएंगे और इलेक्शन अधिकारी वहां जाएंगे इलेक्शन कराने के लिए। कहीं कहीं घोड़ों पर जाना पड़ रहा है। इनके कहाँ इनका पुल है, कहाँ इनका रोड है, ये भूपेंद्र भाई बताएंगे। ठीक है, हमें तो कहीं बिहार में दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भूपेंद्र जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ भूपेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले रंजीत सर मैं आपके पास आ गया। रंजीत सर प्लीज मुझे बताइएगा, आप बहुत खुलकर बात करते हैं, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पैनलिस्ट जो कि खुल के बात करता है।
रंजीत सर प्लीज मुझे बताइए, जो 145 का आंकड़ा मेरे पास है, अंदर खाने आप जानते हैं चीजें निकलकर सामने आती हैं, 243 सीट्स में अगर 145 के आसपास सीटें आरजेडी लेती है, उसके बाद आप भी हैं, आपके और भी साथी हैं, वही पूछूंगा, ऑल इज वेल, हो पाएंगी चीजें? देखिए, संख्या को लेकर कोई समस्या नहीं है। हाँ। एक बात निश्चित है रोहित जी कि सभी राजनीतिक दल की इच्छा ये होती है कि वो अधिक से अधिक सीटें लड़ें, हाँ। उनके अधिक से अधिक विधायक हों, और इसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ रोहित जी वो स्थिति नहीं है कि अभी आपने बीजेपी के हनुमान या मोदी जी के हनुमान की बात की, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो 243 सीट पे लड़ेंगे। हाँ। और मोदी जी ने पिछली बार अपना हनुमान भेजा था। हाँ। किसकी लंका जलाई। हाँ। और किस तरह से जलाई, ये सबके सामने है। सबके सामने, ये तो खुलकर है बातें। आसपास आ गए थे नीतीश जी। और इस बार तो कहा जाता है कि मोदी जी ने अपने 2 हनुमान छोड़े हैं। अच्छा। तो वो दोनों हनुमान क्या क्या करेंगे, हाँ। ये भी समय बताएगा। मांझी जी ने भी पहले ही घोषणा कर दी है कि उनको अगर निश्चित संख्या नहीं मिली तो वो पूरे सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि भले ही भूपेंद्र जी जितनी लच्छेदार बात कर लें, हाँ। लेकिन असली घमासान तो एनडीए में है। हाँ। जहां तक महागठबंधन की बात है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स थोड़े ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स हमारे साथ ही बढ़ रहे हैं। क्या इंडिया ब्लॉक का सीएम फेज बिहार में तेजस्वी यादव है? देखिए, अभी तक हम लोगों के यहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जी। और समय के साथ सभी घोषणाएं हो जाएंगी। अभी तो हम लोगों ने, जब हमारी जो अगले 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लीडरशिप के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और मुझे लगता है कि उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपस में बहुत अच्छा तालमेल है और उसी अच्छे तालमेल से हमारे घटक दलों की संख्या भी बढ़ रही है। हाँ। पशुपति पारस जी की पार्टी, हाँ। जो कल तक इनके साथ थी, वो आज हमारे साथ है। सही बात है। जेएमएम हमारे साथ है। हाँ। तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। हाँ। और आपको रोहित जी ये पता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर कुनबा बढ़ रहा हो, हाँ। तो इसका मतलब वो बहुत कुछ संकेत देता है। समझ रहा हूं मैं। कश्ती बदल रहे हैं, कहीं डूबने तो नहीं वाली पुरानी कश्ती, आप यही बताना चाह रहे हैं? भूपेंद्र जी प्लीज आप आइए और मुझे बताइए। भूपेंद्र जी देखिए, रंजीत सर जब बात करते हैं तो मुझे लगता है बहुत शानदार और शालीन तरीके से, ऐसे ही बादशाह आलम साहब है, आज का मेरा ये पैनल तो बहुत शानदार है ही, आप खुद ऐसे ही व्यक्तित्व है। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, जब रंजीत जी कह रहे हैं कि आप अपने गठबंधन के साथियों को नहीं संभाल पा रहे, आप सहनी साहब आपसे अलग हो गए, पशुपति पारस आपसे अलग हो गए, चिराग पासवान को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर जेडीयू ने क्या कुछ कहा था वो छुपा नहीं है, आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, आप बिहार को क्या संभालेंगे, ये मैसेज नरेट करना चाह रहे हैं रंजीत जी? ऐसा है प्रोफेसर साहब तो बड़ा सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कैसे चले गए राजद की पार्टी के संगठन मेरे भाई। हाँ। और ये तो है कांग्रेस में है। हाँ। लेकिन इनको कैसे पटड़ी धरता होगा रे भाई लालू जी के यहाँ? वहां तो पढ़ा लिखा का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तो जदूगंज से आता हो चाहे जो भी है। अहमद शाह भाई हमारे बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है। हाँ। ये भी काफी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन इनको भी कैसे पढ़ता है पता नहीं, वहां यस मैन होकर के रहते हैं। अब रही बात संगठन का, तो संगठन में सुनिए मेरे भाई रोहित जी, मेरा 5 पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। हाँ। और उधर से दुर्योधन की पार्टी इंडी गठबंधन में, उन लोग को मैंने मिलकर भी पट्टी में से जोड़ा। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। एनडीए पूरी तरह से, हमारा आदरणीय चिराग पासवान जी डायनेमिक पर्सनालिटी है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। वो पिछली बार अच्छा भूपेंद्र जी, चीफ मिनिस्टर चाह रहे नीतीश कुमार ही है ना, ये सवाल तो ना पूछू ना आपसे भूपेंद्र जी, चीफ मिनिस्टर फेस तो नीतीश कुमार का ही है ना? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हम लोग बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ। 2025। हाँ। और सिर्फ नीतीश नहीं, क्योंकि ये सवाल लेकर मैं बादशाह जी के पास जाऊंगा तो वो बोलेंगे कि गृह मंत्री जी ने कह दिया था एक बार चुनाव हो जाने दीजिए फिर देखेंगे कौन सा चेहरा, तो इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। आ रहा हूं बादशाह साहब, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, 40 मोर सेकंड्स। एकदम कंफर्म है रोहित जी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2025 का, वही हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। हाँ। जनता एकदम तैयार बैठी हुई है कि 2030 तक हम लोग को विकास की, विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करना है। बिहार की आम आवाम गरीब जनता एकदम आतुर है। हाँ। और इनको इंडी गठबंधन के लोगों को बिहार से पुनः पहले जैसे बाहर किया था, पुनः इनको बाहर करने जा रही है। चलिए, सिंपल मैसेज दे दिया। बादशाह साहब प्लीज मुझे तो पहले 2 चीज बता दीजिएगा। मैंने अभी प्रोफेसर रंजीत से भी पूछा कि
इंडिया ब्लॉक का सीएम फेस बिहार में तेजस्वी यादव, तो उन्होंने बहुत आप जानते हैं बहुत ही मैच्योर वो हैं, तो उन्होंने बता दिया कि भैया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है, वो बात करेगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आरजेडी में तो बिल्कुल क्लैरिटी है ना कि भैया हमारा चीफ मिनिस्टर फेस तेजस्वी यादव। ये तो हमारे घटक दल के सब लोग कह रहे हैं कि हमने उनको जब चेयरमैन बना रखा है, हाँ, तो चेयरमैन का काम क्या होता है? इलेक्शन जिताना, और इलेक्शन जीत के आएगा तो बैठ के हम लोग वाह। तय कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जरा भूपेंद्र मतलब भाई से ये जो कह रहे थे कि क्या इनको अभी 3 जो है बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, ये 2025 के इलेक्शन में वो तीनों यूपी से हैं, एक उड़ीसा से हैं, तो क्या ये राहुल गांधी भूपेंद्र कहते हैं कि भाई लंगड़ा घोड़ा प्रभारी नहीं बन सकते थे हम बिहार उसमें में? सवाल नहीं होने वाले कि डूब जाएगा। कोई है नहीं, इनके पास कोई अपना प्रभारी बनने के लायक भी बिहार में कोई आदमी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र भाई हमारे इतने सीनियर हैं, इन्हीं को इंचार्ज बना देते वहां का। तो ये कौन नेता होगा उसकी चिंता ये न करें, ये अपने यहाँ चिंता करें कि बाहर से इनको एक्सपोर्ट करके लोगों को लाया जा रहा है, कि वहाँ चुनाव का जो है प्रभारी बनाया जा रहा है। लेकिन बादशाह जी वो कह रहे हैं 25 से 30 सिर्फ और सिर्फ नीतीश। बादशाह जी वो कह रहे हैं 25 से 30 सिर्फ और सिर्फ नीतीश। अरे 20 साल के अंदर बिहार की जनता ने देख लिया, वो बदलाव चाहती है, और वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा में इनको पता चल गया है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। और ये 14 तारीख को बिल्कुल जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दिस इज परफेक्ट। और मैं तो ये कहूंगा हमारी टीम से, भूपेंद्र सर मैं आऊंगा आपके पास, जो सवाल मैंने पूछा ना चीफ मिनिस्टर फेस को लेके, उसमें तो आप बादशाह आलम साहब को और रंजीत साहब को भी वॉइसेस में रख सकते हैं। बादशाह साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया रंजीत सर कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, सबको मैसेज कन्वेड है, अभी भी इंतजार करना होगा कमिटीज का। बिहार में सीएम मतलब तेजस्वी यादव, अगर आपके पास नंबर्स आते हैं तो। रंजीत सर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री और कौन नहीं, चूंकि एक यूनिट के रूप में सब लड़ रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एक बात देखिए कि नीतीश जी जाने क्या जाते थे। नीतीश जी के बारे में चर्चा होती थी, वो कहते थे कि मैं 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो करप्शन की बात हो, क्राइम की बात हो और कम्युनलिज्म की बात हो। ठीक है, भाजपा से साठगांठ करके तो कम्युनलिज्म वाला कार्ड उनका पहले ही फेल हो चुका था। अभी अगर आप देखें तो करप्शन को लेकर प्रशांत किशोर जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। ठीक है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर किस तरह से बताया कि किस तरह से हत्या के आरोप में वो रहे, हत्या के आरोप में जेल भी गए, और कितने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके ऊपर उन्होंने बताया कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज उन्होंने हड़प लिया किशनगंज में, और कितने अपराध और कितने भ्रष्टाचार की उन्होंने शिकायत की। ठीक है, तीसरे इनके एक मंत्री हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली, और नीतीश देखते देखते ये सब इकट्ठा हुआ। तो आप ये देखिए कि पहले जब नीतीश जी के कैबिनेट पर कोई आरोप लगता था तो रोहित जी सुबह आरोप लगता था, शाम तक नीतीश जी कार्रवाई कर लेते थे। वो सबने देखी है वो इमेज उनकी। है कि पूरी तरह से यह सरकार खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इवन जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज जी का आपने देखा होगा, बार बार उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री पर आरोप लग रहे हैं तो उसको सामने आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन पूरी सरकार खामोश है। खामोशी के कारण पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आदरणीय नीतीश जी कोई भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, और पूरा का पूरा निर्णय भाजपा कर रही है, भाजपा हावी हो गई है। और इसीलिए अब नारा कुछ और है, भूपेंद्र बाबू को बता दीजिए। अब नारा है 2025 एनडीए फिनिश। अरे का काम तमाम हो चुका है। भूपेंद्र जी, और दूसरी बात, एक बात रंजीत जी 20 सेकंड्स और दे रहा हूं आपको। रंजीत जी कंक्लूड कर दीजिए, अधूरी आपको रखने नहीं दूंगा बात, कंक्लूड कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सीएजी ने एक बात कही, सीएजी ने कहा कि 71,000 करोड़ से अधिक राशि ऐसी है जिसका बिहार सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया। वो राशि कहां गई किसी को नहीं पता, कहां इन्होंने बंदर बांट किया आपस में ये नहीं पता। दूसरी बात कि बिहार पर जो इन लोगों ने कर्ज बढ़ा दिया है, अभी 3,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार पे। एक तो प्रति व्यक्ति आय में पूरे भारत में आपने फिसड्डी बना दिया बिहार को। बेरोजगारी में आपने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है रंजीत जी, जवाब दे दीजिए। भूपेंद्र साहब आवाज आ रही है? आपका सवाल आ गया रंजीत जी, एक बार जवाब ले लूं।
हाँ, रोहित जी प्लीज। मैं बता दूं, प्रोफेसर हाँ। साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। रहा भ्रष्टाचार का, तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का जनक नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सब साफ सुथरे हैं। और रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो वैसे व्यक्तित्व को हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हुए नहीं है। ठीक है। अब आइए भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार और क्राइम का जनक बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी से बड़ा कोई नहीं रहा है। अच्छा। अब ये कहते हैं कि 71,000 करोड़, तो इनको प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे हैं, हमको तो थोड़ा हंसी आ रही इस बात का। हाँ। कि अरे भाई, आपको मालूम है कि 2003 में जब राहुल जी की सरकार थी तो कितना का जो है ना आपको सर्टिफिकेट देना था। तो उसी तरह जो है हम लोग को इसका सब वर्क हो चुका है। सारी विभिन्न जितने भी हमारे अधीनस्थ विभाग हैं, सब में दिया गया कि भाई योग्यता प्रमाण पत्र दीजिए, और जिस जिस विभाग में जितना काम हुआ है बिहार के क्षेत्र में, तो इनको पता नहीं है, वो घोटाला नहीं है, वो जो है ना हम लोग के योग्यता प्रमाण पत्र देनी है मेरे भाई। हाँ। जिस प्रकार इनके आदरणीय राबड़ी देवी जी के समय में 2003 में हुआ करता था। हाँ। तो ये तो उसे अछूत नहीं है, लेकिन ये झूठ मूठ के ब्लेम करना जानते हैं। हाँ। कि तो ये अपने 2G जीजा जी कोलगेट क्या क्या कोयला घोटाला कितना किए, तो इससे पूरा नाक साफ ये नहीं हमारे प्रोफेसर साहब। ठीक है। और रही बात हमारे बादशाह भाई का, हाँ। तो इनका तो आला कमान दे भाई। हाँ। रोहित जी, जी। हम जदू वंश से आते हैं। हाँ। जदू वंश के गाय के चारा खा गए 960 करोड़ का। और जॉब फॉर लैंड में जब रेलवे में जो है ना 10 साल रहे इन्हीं के गठबंधन में, हाँ। एनडी के गठबंधन में, केंद्र के अंदर में, तो जानते हैं हमारा पूर्वजों का 200 साल का रेलवे के अंदर में रखा हुआ कबाड़ को ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पौने पौने भाव में बेच करके 1 लाख करोड़ रुपया घूस लेके धरना सेट हो गए भाई। अब बताइए, इनका उसका पैसा अभी दिखाई दे रहा है। ये दानापुर के सगुना मोड़ के पास में 5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है रोहित जी। बिल्कुल। और ये 7.5 बीघा जमीन लेकर के जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, हाँ। जानते हैं एशिया महादेश का 11,000 करोड़ का मॉल जो है ना शिलान्यास किए। एकदम बजाबता बोर्ड लगा करके 3 स्टार होटल होगा, उस पर हेलीपैड होगा। लालू जी और लालू जी जाके उसी हेलीपैड पर रनवे बनाते। हाँ। तो ये देखिए देश के रिसोर्स को कैसे लूटे और बिहार की जनता को निरीह प्राणी बनाकर छोड़ दिया रे भाई। ठीक है। इनकी जानते हैं 1990 में जब ये कांग्रेस के मटिया में करके आए थे, हाँ। तो इनका राहुल गांधी को याद आ गया कि अरे भाई ये तो तेजस्वी के पिताजी हमको 1990 में मटिया में किए हुए हैं। हाँ। तो नहीं अब की शॉर्ट के हम तेजस्वियों को मटिया में कर दे। तो ये बदला ले रहे हैं, इनका गठबंधन नहीं होगा रोहित जी। हाँ। मैं आपको बता दूं। और रही बात भूपेंद्र जी, एक चीज और बता दीजिए, 20 सेकंड और दे रहा हूं। भूपेंद्र जी मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं वो तो मंच देखिए कितना बढ़िया सजा हुआ है, सब एक साथ हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको नहीं लग रहा कि इनके मन मिले हुए हैं, तभी तो एक साथ खड़े हैं? मन मिले हैं कि सिर्फ मंच पर मिले हैं? नहीं, मंच पर मिले हैं, ये है उत्तर दक्षिण। अच्छा। इन लोग में पटरी कभी नहीं हुआ है, आपको ठीक है। 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को कहते थे कि दंगाई बलवाई पार्टी है भाई। हाँ। बिहार को दर्द दिया। ठीक है। भागलपुर की दंगा 118 जातीय नरसंहारी हुई बिहार के अंदर में। और उसके बाद हमारे लालू प्रसाद जी जब कांग्रेस को मटिया मेट करके हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से इनको मुख्यमंत्री का सपना साकार हुआ बनने का बिहार के प्रदेश में। ठीक है। अब वही चीज कांग्रेस के राहुल गांधी को याद आ गया रे भाई। अच्छा। अब देखे होंगे ये बिल फाड़ दिए थे लालू जी को जब सजा होना था। हाँ। तो ये सदन संसद में बिल फाड़ दिए थे राहुल गांधी की नहीं। हाँ। 2 साल का सजा होगा, वो सजा पास इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हाँ। ये कहा कि बिल फाड़ करके बिक दिए। नहीं भूपेंद्र तो जी, ये बातें बहुत वायरल रहती है कि उन्होंने फाड़ दिया था, लेकिन ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है कि राहुल गांधी ने बिल फाड़ा हो। है नहीं ऐसी वीडियो। सच एक बार देखिएगा आप एक बार सर्च कीजिए, मैं रंजीत जी से जवाब ले लेता हूं। आप एक बार सर्च कीजिए, अगर वो वीडियो मिल जाए तो दिखा दीजिएगा। है नहीं वो वीडियो, वैसे सच बता रहा हूं मैं। रंजीत जी हाँ, एक बार देखिए प्लीज। ठीक है रंजीत जी प्लीज मुझे आप जवाब दीजिए। रंजीत जी प्लीज, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूं। मुझे पता है आप जवाब तो देंगे ही भूपेंद्र जी का, लेकिन मेरा सवाल भी 2020 में आप लोगों को 70 सीटें मिली, परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी के आने के बाद, प्रियंका वाड्रा के आने के बाद और पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके का सिनेरियो बना, आपको लग रहा है एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस की जमीन मजबूत हुई है इन 5 सालों में? देखिए, पहले एक छोटी सी टिप्पणी भूपेंद्र जी पे मैं कर दूं। प्लीज।
भूपेंद्र जी जब भ्रष्टाचार पे बात करते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है, कारण कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकमात्र दल भारत में ऐसा है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नोटों की गड्डी लेते हुए टेलीविजन चैनल पे दिखाई दिए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये आपको भी पता है। तो और ये भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं, तो बड़ा ये मतलब हास्यास्पद लगता है। रंजीत जी वो कहते हैं ना कि केंद्र सरकार पर 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा आज तक, वो तो इस चीज का दम भरते हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, देखिए नोटबंदी से बड़ा घोटाला तो इस देश में आज तक नहीं हुआ। वो परतें खुलेंगी रोहित जी, वो परतें खुलेंगी, और उसके जितने भी उसमें शामिल लोग हैं वो भी कटघरे में खड़े होंगे, आने वाला है वो समय। लेकिन भ्रष्टाचार में ये तो भ्रष्टाचारी रंजीत सर वो बार बार कहते हैं कि ये सारी बातें आप पहले उठा चुके हैं, वापस जनता की अदालत में हम गए हैं, जनता ने हम ही को चुना है तीसरी बार। रंजीत जी देखिए अब अभी संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ। संघ कहती है हम बड़े त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन दिल्ली में 1000 करोड़ की लागत से उनका मुख्यालय बना है। 1000 करोड़ की लागत से 500 से अधिक कमरे बने हैं। 7 स्टार आप होटल बनाते हो, 7 स्टार ऑफिस बनाते हो, कहते हो बड़ा हम सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं, तो इनकी सादगी तो यही है। दूसरी बात ये देखिए, जो बात आप कर रहे हैं मूलतः देखिए बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर रोहित जी होने वाला है, बताइए। पिछले 20 वर्ष में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन आप सुनते रहे होंगे, एक भी उद्योग इन लोगों ने बिहार में नहीं लगाया। जब केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है, तो कौन आपको बिहार में उद्योग लगाने से रोक रहा था? एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार जाते थे तो कहते थे मोतिहारी के चीनी मिल से चीनी निकाल के उसकी चाय पी के वो आएंगे। अरे भाई मोतिहारी भी वही है, आप भी वही हैं, चीनी क्यों नहीं निकला? बिहार की जनता पूछ रही है कि मोदी जी बिना चीनी का चाय पीना शुरू कर दिया क्या? तो अब उनको वो जवाब देते नहीं बन रहा है। आपने पलायन का प्रदेश बना दिया 20 साल में, बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंचा दिया, प्रति व्यक्ति आय आपने रसातल में पहुंचा दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, और अब जब आप 8.5 साल तक जीएसटी की लूट चलती रही रोहित जी, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि हमने लूटना छोड़ दिया है। अरे भाई तो 8.5 साल तक क्यों लूटते रहे? 8.5 साल हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ये गब्बर सिंह टैक्स हटाओ, तो आपको समझ में नहीं आई बात, और 8.5 वर्ष बाद जब चुनाव आया बिहार का, तब आपको बड़ी समझ में आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बिहार में पूरी तरह से आपने ध्वस्त कर दिया। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि 9 लोग अस्पताल में रंजीत सर वैसे अपना देश भी तो कितना बड़ा है, अब कोई भी चीज लागू करनी हो कि हटानी हो, किसी ना किसी स्टेट में तो चुनाव होता ही रहेगा हमारे देश में। इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा राष्ट्र है, इसलिए तो वो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी बात होनी चाहिए। भूपेंद्र जी जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन रंजीत सर मैंने जो सवाल पूछा था 2020 में 70 सीटें, परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही कांग्रेस की, इस बार क्या बदलाव? एक बार छोटा सा रिएक्शन भूपेंद्र जी दे दे, फिर मुझे प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा आप कि कितना बदलाव धरातल पर आपने महसूस किया। भूपेंद्र जी प्लीज। ऐसा है कि हमारे प्रोफेसर साहब बड़ा गुड गुड बात करते हैं हर टीवी चैनल पर, इनका काम हम कुछ दिखता है नहीं। बिहार के अंदर में क्या किए हैं इनका असमेरान जानता होगा। हम तो ये कहते हैं कि बिहार आज देखने लायक हो गया है मेरे भाई, ये मुंबई का मेरिन ड्राइव बन गया है बिहार में। अब रही बात इनका सीट का, तो सीट का इनका 2010 स्थिति में आ जाएंगे तो लीजिए, और तेजस्वी जी भी 2010 की स्थिति में आने जा रहे हैं, 21 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। बिहार की जनता एकदम पूर्ण रूप तैयार है। सुन लीजिए, ये कहेंगे विकास का 1990 से लेकर के मेरे भाई 2014 तक जब इनकी सरकार थी रोहित जी, तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? मात्र 3000 करोड़ रुपया। लेकिन आज हमारे देख लीजिए, जब से 14 से हमारी सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा जब देश के प्रधानमंत्री बना, बहुत बढ़िया, तो जानते हैं 17,000 करोड़ रुपया का जो है ना सहयोग दिया बिहार की आम आवाम गरीब जनता को, ताकि आज देख लीजिए कि विकास जो है ना बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे, लेकिन वो भी तो वाजिब पॉइंट उठा रहे रंजीत जी। भूपेंद्र जी जो वाजिब पॉइंट्स वो उठा रहे हैं, क्या पलायन एक बड़ा विषय नहीं है? हाँ, ये पलायन एक बड़ा विषय है, उस पर हम लोग गहन मंथन चल रही है। अब हम लोग वो कह रहे हैं 20 सालों से मंथन ही चल रहा है, क्या सिर्फ विषय निकल रहा है? अमृत कब निकलेगा बिहार के लिए? रोहित जी एकदम पूरे तरह से हम लोग का प्लान तैयार है। 2025 में हम लोग जीत के आएंगे, 2030 तक 1 करोड़ नौजवान को जो है ना
नौकरी से लेकर रोजगार तक। सुन लीजिए, रही बात फैक्ट्री का, तो हम लोग कम से कम 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है बिहार की धरती पर मेरे भाई। अब देख लीजिए, कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तेजस्वी जी के यहाँ जिस विधानसभा से खड़े होते हैं, राघोपुर दियारा जदूवंश का काऊ बेल्ट है रोहित जी, उस काऊ बेल्ट में जानते हैं हाँ। ये टूटा ही पुल आज तक दिए हुए हैं 35 साल में। क्या बात करें, जाइए वहां 1000 करोड़ का जो है ना ब्रिज बना है, नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार को जोड़ने वाला ब्रिज बना है, जैसे लग रहा है कि मुंबई का मेरिन ड्राइव है। ये लोग क्या बात करेंगे? राघोपुर की जनता इनको आपकी जानते हैं, एकदम कहानी खत्म कर देगी। तेजस्वी हारने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए इनकी इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन की पार्टियों की। ये तेजस्वी बिहार से राघोपुर से हारने जा रहे हैं रोहित जी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और जिस दिन हम लोग मिलेंगे वहां का जदुवंश नहीं, पूरे बिहार का जदुवंश का काऊ बेल्ट जो है ना तेजस्वी से खपा है रे भाई। ये जदुवंश। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रोफेसर मिश्रा, एक छोटा सा रिएक्शन अगर आप दे देंगे, और मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक 30 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिएगा मिश्रा साहब, फिर मैं बादशाह आलम साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, मिस कर रहा था मैं उनको इतना। एक 20 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए। रंजीत जी वो कह रहे हैं मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है, अमृत भी निकलेगा। देखिए, मंथन कर करके तो इन्होंने पूरे बिहार को पलायन का प्रदेश बना दिया। हाँ। और सबसे अधिक बेरोजगार वहां खड़े कर दिए। ठीक है, देखिए भूपेंद्र जी बात तो खूब लच्छेदार करेंगे। ठीक है रंजीत जी, आई विल कम बैक टू यू। बादशाह आलम मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साथ ही मेरे साथ अविनाश पासवान भी मुझे नजर आ रहे हैं जेडीयू से। अविनाश पासवान, अविनाश भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत देरी से जुड़े आप, प्लीज मुझे बता दीजिए, अब तो अंदर खाने जो खबरें चल रही हैं आप तक भी पहुंची रही होंगी, दोनों बड़े दल बीजेपी और जेडीयू सेम सीट्स पर लड़ेंगे, बढ़िया है सब कुछ, ऑल इज वेल इन एनडीए? डेफिनेटली सर, एवरीथिंग इज वेरी वेल इन एनडीए एंड जो भी है हमारे पार्टी और हमारे घटक दलों के बीच में कोई इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। सब कुछ बिल्कुल जैसा हम लोगों ने सोचा है वैसा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एनडीए जो टीम है उसके साथ में एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी का चेहरा है। हाँ। बट गठबंधन के पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भले ही तेजस्वी यादव छाती पीट पीट के ये हर जगह कहते रहे, हाँ। हर इंटरव्यूज में हर जगह कहते रहे कि मैं बनूंगा अगला सीएम, मैं बनूंगा, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जिस मकसद से बिहार में आई है वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का इस्तेमाल कर रही है। हाँ। अपनी राजनीति को साधने के लिए। हाँ। ये तो सबको पता है, और जनता जनार्दन हमें चुन चुकी है। और इसका प्रमाण मैं क्या दूं आपको? हाँ। ये तो एक प्रूव्ड हाइपोथेसिस है कि पिछले 20 सालों से जनता हमें क्यों बार बार लेकर आ रही है, क्योंकि हाँ। जो हमने डेवलपमेंट का एक वो मुकाम शुरू किया था 2005 में, अच्छा, 2025 में जो हमने हासिल किया है और उसको आगे फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए जनता दोबारा हमारे साथ जुड़ेगी। और इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि जो बिहार जिसकी मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसका जो डेवलपमेंट रेट था वो नेगेटिव में चला गया था, जीडीपी रेट, उसका हमने 2011-12 से जो कि डबल डिजिट में आया, 11-12% हो गया और आज भी कंटिन्यूड है डबल डिजिट में। कुछ आंकड़े में गिना दूं आपको। एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया था अभी रिसेंटली, मार्च 2025 में नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाला था, और वो बिहार स्पेसिफिक रिपोर्ट था। बताइए, जल्दी बताइए। उसमें नीति आयोग ने 1990 से 2020-21 के आसपास के कुछ आंकड़े मतलब स्टडी किया है। उसमें बताया गया है कि जो 1900 मतलब पहला फेज में मानता हूं 1990 से 2005 और दूसरा फेज मानता हूं 2005 से लेकर 2025। ठीक है। उसमें उस पहले फेज में जब लिटरेसी रेट 38.5% होती थी, आज हमारे पास लिटरेसी रेट 75% है। क्यों है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने वुमेन सेंट्रिक जो इंक्लूसिव लिटरेसी रेट तो बढ़िया, लेकिन पलायन का रेट क्या है? मैं चाहूंगा नीति आयोग ने अगर उस पर कुछ दिया हो तो बता देना। अच्छा खासा बच्चा पढ़े बिहार में और नौकरी करने चले जाए महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या हैदराबाद में। मेरे साथ एक एलीट पैनल तो जुड़ा है, लेकिन कुछ तस्वीरें वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। ये कुछ तस्वीरें अलग अलग खेमों पे, माजी साहब कितनी सीटों पर माने हैं, पहली तस्वीर यही बता रही है। अब इसके इंडिकेशंस क्या है समझ लीजिए। बीजेपी और जेडीयू बराबर, हालांकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट जीती थी और जेडीयू कम, लेकिन सीएम बने नीतीश कुमार। लेकिन इस बार सिनेरियो बदल गया। क्यों? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में 400 पार तो हुए ही नहीं, और एनडीए के साथ जेडीयू बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। तो क्या इस बार बार्गेनिंग टेबल पर यह पावर भी काम आई? चिराग पासवान को कितनी सीटें? चिराग पासवान कह रहे हैं 1, 2, 4, 3 सीट्स पर मैं, 2, 4, 3 सीट्स पर मैं।
यानी मैं मतलब एनडीए, नॉट जस्ट एलजेपी। तो ये तस्वीरें हैं एक तरफ। अभी आप देखिए मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह ने गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की थी, जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की थी, और एक एक करके ये मुलाकातों का सिलसिला आप देखिए। अब ये एक और तस्वीर देखिए, कांग्रेस चाह रही है पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटें। क्या सीट बंटवारे पर बात बन रही है? वीआईपी सैनी साहब लगातार अलग अलग मंचों से बात कह ही चुके हैं कि मुझे इतनी सीट्स तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राउंड पर उतना हमारा इंपैक्ट बड़ा है। तो ये तमाम चीजें, ये कुछ तस्वीरें थी हर एक दल से, चाहे वो एनडीए ब्लॉक हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो। ये वो तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसी तरीके से, इसी तेज गति के साथ ये तस्वीरें आना शुरू हो रही हैं। मैंने जैसे वादा किया था, बादशाह आलम सर मैं आपके पास आ गया। बादशाह आलम सर, अभी आप जब चले गए तो भूपेंद्र जी ने बहुत मजबूती से कह दिया, देखिए हमारी तरफ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पर मैंने भी बात की ना, जैसे इस बार टेबल कुछ टर्न भी हुए हैं। पिछली बार जेडीयू कम सीटें लाई थी, लेकिन इस बार बराबर पर आई। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी तो एक मजबूत साथी के तौर पर नीतीश कुमार मौजूद हैं, तो बार्गेनिंग टेबल पर उनकी पावर इस बार बढ़ी है। लेकिन आपकी साइड क्या? जब सैनी साहब भी कह रहे हैं 40 डिप्टी सीएम, कांग्रेस इज सेइंग 70 सीट्स, मैं बार यही पूछ रहा हूं, आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे चाहे हमें इतने चाहिए। हाँ। हम तो 243 सीटों की बात कर रहे हैं, पूरे इकट्ठे 243 सीटों की बात कर रहे हैं, उसको मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। हाँ। अभी भूपेंद्र भाई हमारे कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनके यहाँ कोई नेता ही नहीं है। हाँ। तो नेता इनके पास जो है अभी अपना ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और है। हाँ। भाई जो महाराष्ट्र में जो खेला किया बीजेपी ने, जो दिल्ली के अंदर जो खेला किया, हरियाणा में किया, आप वहां बैठे हुए हैं मोहन गुप्ता मध्य प्रदेश में, मोहन तो यादव, ये नीतीश कुमार अपना ये चीफ मिनिस्टर अपना बनने वाले हैं। आजकल तो वो कहीं मीटिंग में दिख नहीं रहे। ये आने वाले जो है कह रहे हैं कि 20 से 25 और नीतीश ही। तो ये बिल्कुल ये लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। ये अपना देखें, हमारे खेमे की चिंता न करें। ये आलम साहब एक चीज और, आलम साहब मैंने आपको बताया कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जनता सुनती भी है। आलम साहब प्लीज मुझे बताइए ना, अभी कुछ दिनों पहले आप लोग तो यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोगों ने ट्रेंड शुरू कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी यात्रा निकाली। उन्होंने कह दिया हमने तो ओपन लेटर लिख दिया आरजेडी को कि इतनी सीटें दे दो, हमारी भागीदारी सुनिश्चित कर दो। आपकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आया सकारात्मक उनको? वो आपके साथ है कि नहीं है? महागठबंधन में हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर ओवैसी साहब को अगर महागठबंधन ज्वाइन करना है तो आके हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिले हो। हाँ। उनको हमारे गठबंधन में आने का प्लान नहीं है। वो तो ढोल बाजा लेके पहुंचते हैं कि हमें ले लो, एक तरफ थ्रेट करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हाथ पकड़ लो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कैसे चलेगी एक साथ? हाँ। नहीं, मैंने ना उनकी बातें सुनी, उनके प्रवक्ता भी मेरे साथ थे, तो AIMIM तो यही कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ तो जाना ही नहीं चाहते, इसलिए आपके सामने भी थोड़ी अनकंफर्टेबल स्थिति बन गई होगी, इसलिए आप थोड़ा दूरी रख रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए ये राजनीति है, इसमें सारी पार्टियां हैं, वो कहीं कोई भी जा सकता है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी जहां चाहे जाए, अपना इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे लड़ ले, सबका अधिकार है। हाँ। उसमें किसी को किसी पर रोक नहीं है। जिसके साथ जो जहां कंफर्ट महसूस कर रहा है वो गठबंधन किए हुआ। ठीक है रंजीत सर, प्लीज रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से। जेडीयू कह रही है सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार जी ने इतना वो कर दिया, विकास कर दिया, 20 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट भी वो भी बता रहे थे। अविनाश भाई मैं वापस आऊंगा उनके पास, वो कह रहे हैं लिटरेसी रेट इतना बढ़ गया, आप कह रहे हैं पलायन हो रहा। देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक और एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र वाला शिंदे प्रकरण आपको बिहार में होता हुआ दिखे तो अचरज नहीं होनी चाहिए। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो पूरे ही गायब हो गए इस चीज से। वो भूपेंद्र जी की पार्टी ने तो पूरी तरह से उनको हाईजैक कर लिया है। किसी निर्णय में वो नहीं दिखते हैं। मैंने रोहित जी बताया ना कि पहले अगर इस सरकार पर कोई आरोप लगते थे तो सुबह आरोप लगा नीतीश जी शाम तक कार्रवाई कर देते थे, और इतने गंभीर अपराध के, हत्या के और अन्य आरोप लगे। आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता है प्रोफेसर साहब, पूरी तरह से उन पे कब्जा कर रखा है। अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ये बिहार की जनता बहुत नजदीक से देख रही है कि नीतीश अब कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। उनकी पर सारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता करने लगे हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता बिहार के लोग नहीं देंगे। दूसरी बात देखिए,
अविनाश जी आपको आंकड़ा तो गिना रहे थे, हाँ। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि भाई 20 साल में बिहार को क्यों पलायन का प्रदेश आपने बना दिया। हाँ। 20 वर्ष में एक भी फैक्ट्री आप बिहार में क्यों नहीं लगा पाए। इसका जनक तो कांग्रेस है ना। सबसे निचले रंजीत पायदान पर बाबू, क्यों है। प्रोफेसर साहब, स्वास्थ्य की बदहाली आपने क्यों कर दी। तो इन चीजों पर वो बात नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सारे जवाब तो जनता दे देगी, तारीखें आ गई है सामने। उद्योग की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। पूरे बिहार की आम आवाम सम्मानित जनता जो है जानती है लेकिन कि प्लान का जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार की कांग्रेस के जनता जो है ने लोग थे। पूरी तरह से मन और बना क्राइम का लिया है जनक भी और वही रहे। 14 नवंबर को इनकी पूरी तरह से बिहार से विदाई साहब तय ये है। भी सच्चाई चैनल पर बोल दीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो शिक्षाविद हैं, आपसे आशा करते हैं कि सच्चाई बोलिए चैनल पर। हाँ। क्यों नहीं कहते हैं कि क्राइम का जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी सीएम हाउस से अपहरण उद्योग चलाते थे, आपके साथ थे और आपके गोद में जाके पुनः बैठ गए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये आपको तो कल तक दंगाई बलवाई कहते थे और उसके बाद में पुनः के गोद में बैठ करके खेल खेल रहे हैं। यही का आप लोग याद कर लिए हैं, इसीलिए दुल्हा नहीं चुन रहे तेजस्वी जी को। हाँ। प्रोफेसर साहब, हमको तो यही लग रहा है कि आप लोग याद कर लिए उस बात को। भूपेंद्र बाबू जो कह रहे हैं ना, उनको भी पता है हाँ। कि अभी बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। गुंडा राज पूरी तरह से इन लोगों ने कायम कर दिया है और दिन दहाड़े पटना हो, मुजफ्फरपुर हो या अन्य नगर हो, कोई लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ठीक है, आप दोनों की बातें आ गई। व्यवस्था का पतन रंजीत सर, आई कम बैक टू यू। रंजीत सर, आई कम बैक टू यू। भूपेन जी प्लीज, भूपेन जी, लेकिन आप धन्यवाद तो दे दीजिए, कम से कम आप धन्यवाद दीजिए रंजीत मिश्रा जी को। अगर वो ये भी कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, रंजीत जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक और एकनाथ शिंदे, यानी वो तो तभी हो सकता है ना जब आपकी सरकार बनेगी, जब आपके नंबर मिलेंगे। देखिए ऐसा है रोहित जी, लोग हाँ जी। सब कोई जान रहे हैं कि सरकार एनडीए का बन रहा है। हाँ। ये लोग ऊपर से खाली चैनल पर, आपके चैनल पर झूठ बोलते हैं। अच्छा, इनको भी पता है सरकार एनडीए की बन रही है, ये कह रहे हैं भूपेन जी। एकदम आ रहा हूँ बादशाह सर आपके पास, पासवान भाई तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। सच्चाई को खाली नहीं तो पाते हैं, ये कहें कि सच बोलिए। प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप झूठे अहमद साहब भाई हमारे देखिए, हम बेचारे को बुढ़ापा हो गया, उनको आज तक लालू जी कुछ नहीं बनाया। इनको देख लीजिए कितना मेरिटोरियस आदमी। हाँ, चलिए भूपेन जी, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए भूपेन जी, इंडिया ब्लॉक को छोड़ दीजिए भूपेन जी, इंडिया ब्लॉक को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ इस बार क्या है चीजें, क्योंकि इस बार केंद्र में भी तो आपको नीतीश कुमार का साथ चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा हम भी आपके जितनी आधी सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार उनकी परफॉर्मेंस खराब थी आपसे ज्यादा, लेकिन क्योंकि इस बार केंद्र में भी उनका साथ है, क्योंकि इस बार 400 पार तो हो नहीं पाई आपकी, यही विपक्ष बार बार अपनी जीत इसको मानता है कि 400 पार नहीं होने दिया आपको, और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है आपके पास। इसलिए इस बार जब बार्गेनिंग टेबल पर नीतीश कुमार बैठे तो उन्होंने कह दिया 50-50, यानी जितनों पे आप लड़ोगे उतने पे मैं लड़ूंगा। आपको माननी पड़ी ये बात, ये है क्या? पिछले बार भी 50-50 थे। अच्छा रोहित जी, हाँ, ये हमारा बचपना का दोस्ती है। अच्छा, आपको ठीक नहीं है। मालूम है, हाँ। हर समय हम 50-50 लड़ रहे हैं। आप पिछला इतिहास उठा के देखिए ना, हाँ, इनका कितना था, हमारा कितना था, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, आदरणीय चिराग पासवान जी से एक गलती हुई हम लोगों से कि वो इलेक्शन अकेले लड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि तेजस्वी का जो है ना 75 सीट आ गए। सही कह रहे हैं इनका भी कुछ आ गया। हाँ। नहीं तो ये लोग देखिएगा आने वाले 2025 चुनाव में ये लोग जानते हैं 2010 वाली स्थिति में आ जाएंगे। 21 सीट पर राजद आएगी और जो है ना 4 सीट पर कांग्रेस आएगी। यही रिजल्ट होगा मेरे भाई रोहित जी, बिहार की। ठीक है, क्विक कमेंट। बादशाह आलम जी, अभी भूपेन जी आप ही के साथ ही हैं, आप लोग तो वैसे भी बैठते होंगे ऑफ कैमरास भी, वो कह रहे हैं अंदर खाने आपको भी पता है एनडीए की सरकार आ रही है। नहीं, ये तो एनडीए की सरकार बाई बाई बिहार से 14 तारीख को ये बाई बाई हो जाएगा, जब बोरिया बिस्तर लोग तैयार रखे हैं। हाँ। अब जैसे कि भूपेंद्र भाई कह रहे थे कि इनके पास एक हनुमान जी हैं जो पहले तो नीतीश कुमार की लंका लगा दी 2020 में, अब ये 2025 में इनके बीजेपी की भी लंका लगाएंगे वो हनुमान जी। ठीक है पासवान भाई, जल्दी से क्विक कमेंट्स आपके। मुझे बताइए, आप तो पासवान ही हैं, तो मुझे बताइए पिछली बार तो जेडीयू ने खुलकर बोला ही था, इस बार कंफर्टेबल हैं चीजें सारी? चिराग पासवान इज ऑल्सो सेइंग कि मैं 243 सीटों पर हूं। बिल्कुल सर, जब वो कहते हैं कि मैं 243 सीटों पे हूं, तो उनका कहना यह है कि एनडीए 243 सीटों पे पूरे बलखम के साथ लड़ने वाली है। ठीक है। बाकी कुछ एलिगेशंस हैं जो कि अभी मैंने सुना, मैं एक एक करके थोड़ा ब्रीफली, बहुत ही, जैसे कि महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, एकनाथ शिंदे वाली बात। हाँ। वो महाराष्ट्र है और ये बिहार है। बिहार अपने तरीके से चलता है, बिहार राजनीति का केंद्र है हमारे देश में। बिहार
देश को राजनीति की एक दिशा दिखाता है। तो आप महाराष्ट्र को बिहार से, यू डू नॉट कंपेयर दी ऑरेंजेस विद एप्पल। बिहार को आप महाराष्ट्र से कंपेयर ना करें। यहाँ पे एनडीए में बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर है और कोई भी ऐसी कोई बातें छुपी नहीं है। दूसरी बात, पलायन की बात जो कर रहे थे, पलायन मैं आपको बता दूं, आज जो पलायन है ना, पलायन नहीं है, वो एक्चुअली प्रवास है। पलायन आपके समय में होता था जब लोग फोर्सफुली मजबूरी में अपने पूरे परिवार को लेके कहीं बाहर सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से, राइट? सेफ्टी, सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा, इसके लिए लोग डर के मारे बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट जाते थे। यही कह रहे हैं ना अविनाश भाई? आज संवैधानिक प्रवास है, संविधान के अंतर्गत ही ये सारा प्रवास होता है। लाभार्थी कर दिया, सारी तरक्की हो गई। आपको पता है रेमिटेंस नाम बदल दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दो, गया जी कर दो, गया जी पे बहुत तरक्की हो गई। बेरोजगार होना चाहिए। रंजीत सर, I'll come to you. You will conclude my show. I'll come to you. जो करप्शन की बात कर रहे थे ये लोग कि सुबह को आरोप लगा और शाम को रेजिग्नेशन मांग लेते थे चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। किस हालात में होते थे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, जब प्रोसीडिंग पासवान भाई, अविनाश भाई, आज इंडिया ब्लॉक को टेंशन ये है कि धीरे धीरे जेडीयू को हाईजैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कई बार कह चुके हैं, बादशाह आलम साहब खुद कह चुके हैं। जेडीयू भाजपा बाकी के घटक दल सारे एक मजबूती के साथ एक साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। परफेक्ट। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हाईजैक कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये बिहार की बात है। रंजीत सर, क्विक कमेंट्स। रंजीत सर, क्विक कमेंट्स प्लीज। रोहित जी, भूपेंद्र बाबू कह रहे हैं कि चिराग की गलती थी। मैं उनको याद दिला दूं कि ये चिराग पासवान की गलती तो बाद में, वो तो मोदी जी ने अपना हनुमान छोड़ा था नीतीश जी को कमजोर करने के लिए। अच्छा। और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि हनुमानों की संख्या वो बढ़ा रहे हैं। अरे। तो इस बार नीतीश कुमार को क्या पूरी तरह से फिनिश करने की योजना है इनकी? घर में आग लगी घर के चिराग से, तो वैसे चिरागों की संख्या इस बार बढ़ने वाली है एनडीए में। दूसरी बात एक चीज आपको बता दूं, प्लीज कंक्लूड कीजिए सर। बिहार ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इस 20 साल में जिस सरकार ने इसे पलायन का प्रदेश बनाया, बेरोजगारों की राजधानी बनाई, उस सरकार की विदाई 14 तारीख को पूरी तरह से तय है। अपने अपने दावे हैं। वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा रंजीत सर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच प्रोफेसर रंजीत। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, आप जुड़े। बादशाह आलम सब वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं। थैंक यू सो मच। और भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। तो अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। वादे दावे अपने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाबू ही बिहार है और यहां पर छोटे से छोटा बच्चा भी राजनीति को समझता है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटूंगा कुछ और खबरों के साथ। नमस्ते।